हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग सभी? हाँ जी, हम एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय श्री राम। चलो भाई, सब एकदम बढ़िया हो। आज हमारे 10 दिन अभियान की आज अंतिम क्लास है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। एक मिनट, मुझे इसको शुरू फिर से करना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ को आज हम थोड़ा सा पहले तो बेसिक से समझेंगे, उसके बाद फिर टाइप वाइज कुछ बहुत अच्छे सवाल हम लेंगे, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर होते क्या है ना। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब भी मैं एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन कराता हूं, कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि सर एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले। तो फिलहाल उतना डिटेल में मैं आपको मेथड्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज आप सीख जाओगे और अंतर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर दें। देखिए, आपको पता है कि विनर्स का रेलवे का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी फीस केवल 799 है। 26 फरवरी से बैच चालू हो रहा है। और कौन कौन से टीचर्स रहेंगे, क्या क्या सुविधा रहेगी, वो सब आपको यहां पे दिखाई दे रही है ना। तो बहुत ही शानदार, पूरा प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सब कुछ चीजें आपको इसके अंदर मिलनी है। और अगर आप चाहते हो कि यही बैच के साथ मेरा मैथ्स का भी कंप्लीट कोर्स मिल जाए, तो आपको 999 में रेलवे फाउंडेशन पूरा और मैथ्स फाउंडेशन दोनों मिल जाएगा। सुविधाएं सारी सेम रहेगी। और ये जो बैच है आपको हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे एनटीपीसी का सीवीटी 1-2 हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एलपी हो, टेक्निकल वाला जो हो जाता है टेक्नीशियन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ठीक है। और अगर सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो 499 का नया बैच है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला, आपको क्लास की पीडीएफ में क्लास के खत्म होते ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए, मैंने यहां पे डेफिनेशंस आपके लिए ली है। आपको एलसीएम और एचसीएफ का सबसे पहले तो मतलब पता हो कि मतलब क्या होता है। अच्छा अनुराग, कॉम्बो बैच ले लिया है, ठीक है। रेलवे का लोगे तो मैथ्स तो उसमें आपको पढ़ाएंगे ही। देखो, मैथ्स दो है, एक तो मेरा मैथ्स का फाउंडेशन एक अलग है ना, और एक रेलवे के बैच में तो मैथ्स आपको मिलेगा ही। ठीक है। ठीक है भाई, चलो। अब देखो यहां पे क्या है, आपके पास एक होता है एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई एक संख्या है 12, एक संख्या है 24 और एक संख्या है 40। इनका एलसीएम क्या होगा? मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, है ना। पहला तो हमारी एक मेथड नंबर 1 है जो इंटरनेशनल मेथड है और अच्छी मेथड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं हम उस मेथड में, आपको अब भी याद आ जाएगा कि ये मैंने लिखा 12, ये लिखा मैंने 24, ये लिखा मैंने 40। और फिर हम क्या करते थे, ऐसी लाइन खींच के इनके गुणनखंड निकालते थे, है ना। और गुणनखंड वाले भी कुछ सवाल मैंने लिए हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, पहले आप 2 का भाग देते हो। 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 20 बार। फिर 2 का भाग दिया तो 2 का बार 2 से हो गया 3 बार, 2 से हो गया 4 बार, 2 से हो गया 10 बार। 2 का भाग तब तक देना है जब तक जा रहा है। इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसे कैसे लिख दो, इसमें जा रहा है। फिर 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें एक बार जा रहा है, इसमें 5 बार जा रहा है। जगह नहीं है, एक बार 3 बार भाग जाएगा और एक बार 5 के बार भाग जाएगा, क्योंकि 3 से एक बार, 5 से ही। तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 3 गुना 48, 48 का 5 गुना कितना हो गया, 48 का 5 गुना हो गया आपका 120, सॉरी 48 का 5 गुना हो गया 240। ठीक है यहां तक।
2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 2 से कैंसिल हुआ 12 बार, 2 से कैंसिल हो गया ये 20 बार, फिर 2 से 3 बार, और यहां मैंने गलती कर दी यार, यहां मैंने 4 लिख दिया, तभी मुझे लग रहा था कि यहां पे एलसीएम गलत क्यों आ रहा है। सॉरी, एक बार मैं इसको सही कर देता हूं। यहां पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। 2 से तो हमने सही भाग दिया, यहां 2 से 3 बार, यहां 6 बार, और यहां पे 2 से भाग जाएगा तो 10 बार, है ना। फिर यहां 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 2 से कितनी बार, 3 बार, इसमें जाएगा 2 से 5 बार, अब 3 आ जाएगा, 1 1 5, और आखिरी में आ जाएगा 5। ठीक है, अब सही है ना। तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का 3 गुना 24, 24 का 5 गुना 120। तो इस हिसाब से आपका एच एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। ठीक है, वो मैंने ठीक कर दिया। अब मैं आपको एक और इसमें बताता हूं कि अगर आपको इसको शॉर्ट तरीके से करना है या ट्रिकी तरीके से करना है, तो इसको थोड़ा सा आप समझना कि हम क्या कर सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई इनमें देखो सब में कॉमन क्या हो सकता है, या आप एक काम और कर सकते हो कि आप देख लो कि इन दोनों में, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, या फिर आप इनके गुणनखंड कर लो। जैसे 12 है तो 12 को आपने कहा कि सर ये होता है 6 दूनी 12, ये 24 है तो आपने कहा सर 6 इंटू 4 24, ये 40 है। अब 40 तो 6 के पहाड़े में आता नहीं, तो 40 को मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिख देता हूं 5 2 और 4, 5 का दुगना 10, 10 का 4 गुना। एलसीएम का मतलब होता है जो सबके अंदर हो। तो देखो, या जो सभी के मतलब ऐसी संख्या लो जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, तो भाई मुझे 6 तो लेना ही पड़ेगा। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, लेकिन एक बात आप समझे कि इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब, और इस 4, चलो इसको तो हम अभी, इसको हम तोड़ देते हैं 2 गुणा 2 में, और इस 4 को हम तोड़ देते हैं 2 गुणा 2 में, और यहां पे आपके पास 2 पहले से ही है ना। तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो ये तो इंक्लूड हो ही रहा है। इसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये भी यहां पे आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो, अब एक चीज आप देखोगे कि इस 6 के अंदर भी क्या है, इस 6, या फिर आप ना इस एग्जाम्पल से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको डायरेक्ट पहला एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। दूसरा हम एक अपने मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एक हमने कहा 15, एक हमने कहा 30, एक हमने कहा 45, और चलो इसका एलसीएम निकालते हैं, है ना। 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा था उससे आंसर आ जाएगा, पर पहली बार में आप करोगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। अब मुझे बताइए कि 15, 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, हमें पता है कि भाई ये 15 एकम 15 है, ये 15 दुनी 30 है, और ये 15 तिया 45 है ना। तो आप यहां पे देखोगे कि सर 15 तो सब में है, मतलब 15 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब यहां पे 1 है तो 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे हमारा 2 और 3 बच रहा है, तो 2 और 3 कितना होता है, 6, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आया कुछ समझ में या नहीं आया। ठीक है, 15 तो सबके अंदर है, यहां पे 2 और 3 बच रहे हैं। भाई एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाए। 15 ले लोगे तो 2 बच जाएगा, तो इस संख्या को 2 भी देना पड़ेगा। फिर आप 15 और 2 ले लोगे तो हर 3 बच जाएगा, तो उसको 3 भी देना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। तो ऐसे हम शॉर्टकट में कई बार निकालेंगे, आगे सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ का मतलब, एलसीएम का मतलब समझ में आया। 90 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाएगा, 30 का भी जाएगा, 45 का भी जाएगा, और 90 से छोटी संख्या आप बता ही नहीं सकते। 90 से बड़ी संख्या कई सारी हो सकती है, 90 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसमें सब का भाग चला जाए। ठीक इसी प्रकार 120 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा, 40 का भी जाएगा। 120 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसमें सबका भाग चला जाए। 120 से बड़ी कोई भी हो सकती है।
अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो कॉमन शब्द है इसको देखना है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर, सबसे बड़ी कॉमन संख्या में देखनी है कौन सी हो सकती है, दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फिर से हम उदाहरण लेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया हमने वापस से वही कि भाई मेरे पास लेट से एक नंबर 12 है, एक नंबर 24 है, और एक नंबर मैंने क्या ले लिया, एक नंबर मैंने ले लिया यहां पे, चलो 36 ही ले लिया, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इनका एचसीएफ क्या है। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में समझते हैं। एचसीएफ मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो, यानी मैं सब में भाग दे सकूं। देखो 12, 24, 36 इन तीनों में 2 का भाग जाता है क्या, हां 1 का भाग जाता है क्या, 1 का भाग सब में जाएगा, 2 का भाग सब में जाएगा, 3 का भाग सभी में जाएगा, 4 का भाग सभी में जाएगा, 6 का भाग सभी में जाएगा, 12 का भाग सभी में जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकते, है ना। इन सभी संख्याओं में इतनी संख्याओं का भाग जा सकता है, लेकिन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। तो आप कहोगे सर 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें सब का भाग, जिससे सब में भाग दे सकते हैं। 12 में 12 का भाग हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एचसीएफ में देखा जाता है कॉमन, कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन है, और एलसीएम में देखा जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, यानी वो संख्या जो उन नंबर से तो बड़ी होगी बट एक्चुअल में छोटी होगी, जिसमें सबका भाग जा सके। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर इसको थोड़ा सा और मैं समअप करूं तो एलसीएम में क्या होता है कि आपके एलसीएम में हमेशा जो नंबर्स होते हैं उसका भाग देते हैं। 120 में 12 का भाग भी जाना चाहिए, 120 में बटे 24, 120 बटे 40, यहां पे उल्टा होता है। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी आपके नंबर्स हैं उसमें एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, है ना। 12 ऊपर है बटे 12, 24 ऊपर है 12, 36 ऊपर है 12, यह अंतर आपको समझ में आना चाहिए। एलसीएम में हम संख्याओं का भाग देते हैं, और एचसीएफ में एचसीएफ से ही भाग देते हैं, एक कॉमन है और एक में सबका भाग जाना चाहिए। दोनों बातें शायद आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए, ठीक है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, 12। 12 का भाग सब में जा सकता है, 12 सब में से कॉमन निकल जाएगा। कैसे भाई, एक है 12 एकम, एक है 12 दूनी, एक है 12 तिया, इन सब में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 12, तो ये कॉमन हो गया। इसमें कॉमन देखते हैं और यहां पे हम वो देखते हैं कि जिसमें सबका भाग चला जाए, ठीक है, ओके। चलिए अब एक सिंपल सा हमारे सामने सवाल है। हमें कहा गया है कि भैया 36, 72 और 126 का क्या बताना है, इन सब का आपको एचसीएफ बताना है। अभी जस्ट मैंने बताया एचसीएफ मतलब वो नंबर जो सब में कॉमन हो, जिससे आप सब में भाग दे सके, वो नंबर आपको बताना है। क्या नंबर वो हो सकता है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इससे करिए, नॉर्मल करिए। मतलब अब देखो, अगर पहाड़े याद होना तो कितना फायदा होता है, आपको देखकर समझ में आएगा कि सर मुझे याद आ रहा है कि 18 का दुगना 36 होता है, 18 का सर 4 गुना 72 होता है, और सर 18 का 7 गुना 126 होता है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सब में क्या कॉमन निकल रहा है, सब में 18 कॉमन निकल रहा है। 18 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे आप सभी में भाग दे सकते हैं। और यही सवाल आप स्कूल में कैसे करते थे वो भी मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक बता देता हूं। सॉरी, ये नहीं हटेगा यहां से। चलो मैं आपको एक और चीज यहां पे बता देता हूं कि स्कूल में आप कैसे करते थे। आप ऐसे करते थे कि 36 है, फिर एक आपके पास 72 है, फिर एक आपके पास 126 है। पहले 2 का भाग दिया 18 बार,
2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यहां 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, यहां 2 का भाग दिया 63 बार, 63, फिर आप 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21, फिर 3 का भाग देंगे तो 7, फिर 7 एकम क्या हो जाएगा 7। अब आप स्कूल में क्या करते थे, ढूंढते थे सब में कॉमन क्या है, फिर आप ऐसे लिखते थे कि 36 बराबर 2 2 2। अब उसको छोड़ते हैं, देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एचसीएफ में भैया 2 तो आएगा। ठीक है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 भी आएगा, फिर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 भी आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर सब में कॉमन नहीं है, तो 3 तिया 9 दूनी 18, ये आपका आंसर है। तो एक्चुअल मेथड ये वाली है, और वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेथड पे ना जाते हुए नॉर्मल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, एलसीएम बताइए। 47, 141 और 188, इन तीनों का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। और कभी आपको समझ ना आए एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो कभी कभी ऑप्शन से भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बार सोचेंगे अरे बड़ी संख्या आएगी छोटी संख्या आएगी, ऑप्शन को देख लो, अच्छा बड़ी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। स्कूल में आचार्य जी ऐसे ही बताते थे, बिल्कुल। आचार नहीं थे, वो आचार्य थे, आचार तो तुमने निकाल दिया उनका। ओके, देखो अगर थोड़े से आपको टेबल से याद है तो मैं एक चीज बताता हूं। एक 47 है, एक 141 है, और एक 188 है। 47 जो है ये 47 के पहाड़े में एक बार आता है, ये 47 के पहाड़े में 3 बार आता है, ये 47 के पहाड़े में 4 बार आता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि 47 तो कॉमन है, लेकिन इस 47 के अंदर ना 3 आता है ना 4, 3 और 4 बच गए, यानी 12 और चाहिए। तो 12 इंटू 7 84 का 4 हासिल का 8, 12 चौक 48, 48 में 8 जोड़ दिया आपने 56। तो भाई इसका एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा 564, 564, 564। जो लॉजिकल तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, भाई 47 तो आएगा ही, लेकिन 3 भी चाहिए 4 भी चाहिए, यानी 12 और चाहिए, तो 12 का गुणा कर दीजिए, आंसर विल बी 564। चलिए टाइप नंबर 2 है, बहुत अच्छा सवाल है आप सभी के सामने, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं। एक हमारे पास है 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3, एक हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 एंड 6 की पावर 4। इसके बाद हमारे पास है 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 लिख देते हैं एंड 6 की पावर 3। और क्या निकालना है, मस मतलब महत्तम समावर्त। आपको इन सब का क्या पता करना है, एच सी एफ। अगर एलसीएम और एचसीएफ का मतलब पता होगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और अगर कभी कभी ना भी समझ में आए तो भी मतलब पता होने से समझ में आ जाता है कि क्या करना है। अब मान लो आपने सवाल सॉल्व ना करे हो कभी, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई क्या निकालना है तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या यहां पे करना है। बोलिए क्या कहती है जनता।
कहां पे 3 की पावर 3 है? अच्छा, यहां पे 3 की पावर 3 है, सॉरी। ठीक है, ये 3 की पावर 3 है। अभी ओके। ठीक है, चलो बता दूं। आप यहां पे एक चीज देखें, मुझे यहां ये दिख रहा है कि यहां 3 दो बार है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, है ना? तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? ये तो ठीक है ना? ये हो गया 5 और 2 कितना? 7। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 7। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये कितना है? तो ये है आधार समान होने पे फिर घातें जुड़ेंगी। तो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इतना आया सभी को समझ में? चलो, अब ये बताओ, एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो। देखो, यहां 3 3 बार है, यहां 3 7 बार है, यहां 3 5 बार है। तो आप हमेशा यहां पे देखेंगे कम से कम, छोटे से छोटा, तो सब में 3 3 बार तो आया है। तो सभी में 3 3 बार तो आया है, यही कॉमन निकलेगा जो सबसे छोटा है। यहां 5 3 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, यानी सब में 5 कम से कम 1 बार तो आया है। फिर यहां पे 6 3 बार है, 6 4 बार है, 6 3 बार है, तो कम से कम 6 3 बार तो आया है ना? अब 3 का घन क्या होता है भैया? 27। ये हो गया 5। और 6 का घन क्या होता है? तो वो आ जाएगा 216। अब इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, हाँ, बताओ जल्दी से। देखते हैं आंसर कौन कौन सही देता है। डी आ रहा है। डिजिटल सम लगा के देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो, 7 और 2 9 है, 9 का गुणा किसी से भी करेंगे डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो चेक कर लो 9 है क्या? तो भाई 5 और 1 6 और 6 12 नहीं हो सकता। 8 और 1 9 बचा 2 नहीं हो सकता। 6 और 1 7 नहीं हो सकता। 9 गया, 6 2 8 और 1 9। यही एक ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा 29,160, और वही ऑप्शन है उसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। सो बिल्कुल सही। आया समझ में? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो हम छोटी से छोटी घात देखते हैं। छोटी से छोटी घात देखते हैं क्योंकि वही सब में कॉमन है। भाई सबसे छोटा 3, 3 की घात 3, 5 3 5 2, 5 की घात 1 सबसे छोटा, 6 की घात 3 4 सबसे छोटा, 6 की घात 3। तो ये सब में कॉमन निकलेगा, ये सब के अंदर पाया जा रहा है, उसी का गुणा करेंगे, आंसर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है अगला आप सभी के लिए। आपसे कहा है कि 5 अपॉन में 33, फिर 25 अपॉन में 11, फिर है 20 अपॉन में 55, और फिर है 15 अपॉन में 77। और आपको इसका क्या बताना है? आपको इन सब का बताना है एलसीएम। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत आसान ट्रिक बताता हूं निकालने की। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? भिन्न का एलसीएम या भिन्न का एचसीएफ निकालने की दिशा में जा रहे हैं, है ना? कि भिन्न का एलसीएम क्या होगा, भिन्न का एचसीएफ क्या होगा। देखो, दो चीजें पाई जाती है, एक हो गया आपका अंश और एक हो गया आपका हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कभी भी एलसीएम कहेंगे तो अंश का एलसीएम, और एलसीएम ऊपर आ गया तो नीचे आ जाएगा एचसीएफ। अभी अगले सवाल में ही शायद एक सवाल हमने लिया भी है, हां, इसमें एचसीएफ निकालना है। मैं फिर बता रहा हूं,
अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ। अगर आपसे बोलते नहीं भैया एचसीएफ बताओ, तो ऊपर एचसीएफ हो जाता, नीचे एलसीएम हो जाता। बहुत सिंपल रूल है इसको बनाने का, है ना। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, इन सब का आप क्या लोगे, एलसीएम। तो आपको 5, 25, 20 और 15 इन सब का लेना है एलसीएम। और नीचे क्या है, 33, 11, 55 और 77, इनका लेना है एचसीएफ, है ना। तो ऐसी संख्या सोचिए जिससे इन सब से आप भाग दे सके, और नीचे जो सब में कॉमन हो, देखो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 इंटू 7 77, तो नीचे भाई 11 आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। देखो 25 जैसी छोटी संख्या हो नहीं सकती, नीचे 77 आ नहीं सकता, तो नीचे केवल एक ही नंबर की पॉसिबिलिटी है, वो है 11। अब अगर मैं ऊपर 500 ले लेता हूं, 500 में 15 का भाग जाता नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 300। और वैसे भी इनका एलसीएम क्या आएगा, 300 वो संख्या है जिसमें 5, 25, 20, 15 सबका भाग चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। इस तरीके से इन प्रकार के सवालों को हम करते हैं। क्लियर? चल, अब जैसे यहां पे आपसे कहा गया है 0.25, 2.08 और 8.1, इन सबका क्या बताना है, इन सबका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि दो चीजें हमेशा होंगी, एक अंश होगा, एक हर होगा। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, तो उसका उल्टा नीचे वालों का एलसीएम। बहुत आसान है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, आराम से आंसर आ जाएगा। अच्छा सागर, मजा आया आज के टॉक सेशन में? चलो, अब आप बोलोगे सर आप अंश और हर तो बोल रहे हो, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। देखो भाई, 0.25 को आप लिख सकते हो 25/100, इसको लिख सकते हो 208/100, इसको लिख सकते हो 81/10। ठीक है। ऊपर का एचसीएफ, ऊपर वालों में देखो कि कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर जो संख्या है उनमें कॉमन क्या निकलेगा, ये बताओ। वेरी गुड। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। और जब कुछ कॉमन ना निकले तो आंसर एक आता है। और नीचे एलसीएम लेना है तो 100 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 100। और एक में 100 का भाग दोगे तो 0.01 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 0.01। आया समझ में? ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, 1/100, आंसर आ गया 0.01। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। टाइप नंबर 4 है, इस पर हम चलते हैं। इस सवाल को करने के पहले तीन संख्याओं का अनुपात है 5, 3, 8 और 2, 10। 10 का भाग दे दो 90 में। देखो करना कुछ नहीं, 5, 3, 8, 2, 10, 10 का भाग दे दिया, आंसर 9 आ जाएगा। अभी आप इसमें मत जाओ, मैं आपको एक बढ़िया कंसेप्ट समझाता हूं। पहले थोड़ा सा आप ऐसे सवालों का कंसेप्ट सीखिए, और बहुत काम की बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे अभी हम यहां पे कहें, पहले हम दो नंबर लेते हैं। मैं कहूं कि भाई एक नंबर, पहले आप ऐसे समझो, एक को मैंने नाम दिया ax और एक संख्या को मैंने नाम दिया bx। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक ax है एक bx है। मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों संख्याओं का HCF बताइए, तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है x। अब मैं कहूं एलसीएम बताइए,
एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो ए एक्स से भी कट जाए, बी एक्स से भी कट जाए, दोनों से कट जाए। तो एलसीएम हमेशा कैसे निकालते कि भाई इसमें ए है, इसमें बी है और एक्स दोनों में है, तो इनका एलसीएम ये कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। एलसीएम यानी दोनों का भाग जाए, एचसीएफ यानी दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी इंटू एक्स। इस तरीके से हम यहां पर चलेंगे, है ना। अब अगली बात मेरी सुनना, आपसे कहा है कि सर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम इनको ऐसे कहेंगे, एक 2x है, एक 3x है, एक आपके पास 5x है। एक 2x है, एक 3x है, एक क्या है, 5x है। ठीक है, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा। ठीक है, एलसीएम बताओ क्या होगा। इसमें अब्बर ने आंसर 9 दे दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने जल्दी में गड़बड़ किया है, 9 नहीं होगा, 3 होगा। हाँ 3 मैंने 9 जल्दी में बता दिया, मैं अचानक योग समझा, योग नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम पता है क्या होगा, 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा x। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 5 और x, जबकि वास्तव में एलसीएम कितना है, वास्तव में एलसीएम 90 है। तो ये 90 आ गया, 5 का 3 गुना 15, 15 का दुगना आ गया 30 और 30 का गुणा हम करेंगे x में। 30 से ये कटेगा 3 बार, तो ये आया x, और x ही क्या है, एचसीएफ है। x ही क्या है, एचसीएफ है। तो आंसर करेक्ट करेंगे, आंसर 3 आएगा, है ना। मैंने 9 बोल दिया तो तुमने भी 9 बोल दिया, है ना। समझ में आया। मैं हमेशा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में इसको गंगाधर और इसको शक्तिमान बोलता हूं, है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। एक्स का मतलब हमेशा इस चैप्टर में हम क्या यूज करते हैं, एचसीएफ, क्योंकि एक्स क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, हाँ यहां पे एक्स लेना जरूरी है भाई, उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2, 3, 5 और एक्स, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 से कटा 3 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और एक्स का मतलब इस चैप्टर में क्या होता है, एचसीएफ होता है। सो एचसीएफ इज 3। ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है ये तो, है ना। आपसे कहा है कि हमारे पास सीजीएल का बढ़िया सवाल है, एक 13 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। हमारे पास 4 अलग अलग संख्या है, शब्दों पे ध्यान देना। एक युग्म है 13 और ए का, एक है 13 और बी का, एक है 13 और सी का, और एक है 13 ए 13 बी 13 सी का एचसीएफ 13 है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और एबीसी 60 से कम है ना। क्या कहा इन्होंने कि ए हो या बी हो या सी हो, ये सब किससे कम है, ये सब 60 से कम है। और फिर इन्होंने कहा कि ए बी और सी, यानी ए बी सी बराबर तो नहीं है, सबसे बड़ा सी है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। बहुत बहुत ज्यादा आसान सवाल है, सवाल को देखकर डरना मत, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। सवाल समझ में आया। आपसे कहा है कि 13 एबीसी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। एक 13 ए है, एक 13 बी है, एक 13 सी है और एक खुद 13 है ना। और इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 13 है। ठीक है, सब 13 13 ही चल रहा है यहां पर। एचसीएफ कितना है, 13 है। एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो। फिर इन्होंने कहा कि एबीसी प्रत्येक संख्या 60 से कम है, यानी यहां ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह जो भी संख्या आएगी वो 60 से कम आएगी।
फिर इन्होंने कहा कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। ठीक है भाई, चल अब मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ 13 का मतलब है कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या निकलेगा? 13। इन दोनों संख्याओं में भी कॉमन क्या निकलेगा? 13। और इन दोनों संख्याओं में भी कॉमन क्या निकलेगा? 13। यानी जो भी संख्याएं आएंगी वो 13 के पहाड़े में ही आएंगी। अब और देखो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 इंटू 4 52 और 13 पंजे 65। पर मैं 65 ले नहीं सकता क्योंकि हर संख्या 60 से छोटी है, तो 65 आएगा नहीं। 13 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ए यहां 26 होगा, बी यहां 39 होगा और सी यहां पे जो है 52 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों संख्याएं 13 के पहाड़े में आनी चाहिए भाई, तभी तो एचसीएफ। देखो, केवल शब्दों का खेल है और एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए, तभी दिमाग लगा पाओगे। समझ में आई बात? दोनों संख्याएं 13 का पहाड़ा होना चाहिए, तभी तो दोनों संख्याओं में 13 कॉमन निकलेगा। देखो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 इंटू 4 52। 13 दोनों में कॉमन है, 13 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स। और इन्होंने कहा है कि भाई चारों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, तो 13 हो नहीं सकता। फिर इन्होंने कहा कि सारी संख्याएं 60 से छोटी होना चाहिए, तो मरता क्या नहीं करता है ना, 26 39 52, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। फिर सी बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, तो 52 39 ये सही है। ए और सी को जोड़ के बी का भाग दे दो, ए और सी को जोड़ के बी का भाग दे दो, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 5 और 2 कितना हो गया? 7। और भाग किससे देंगे? 39 से। 39 के पहाड़े में आता है 2 बार। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2। अब बताइए कैसा महसूस किया आपने? क्लियर? कौनो दिक्कत परेशानी? हाँ, 13 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उन्होंने खुद एक संख्या 13 ले ली है और इन्होंने कहा है कि चारों अलग अलग संख्या है, कोई भी संख्या सेम नहीं हो सकती। और 13 वो पहले से ही लेके बैठे हैं, तो 13 हम दोबारा ले नहीं सकते। तो इसका मतलब 13 ले नहीं सकते और एचसीएफ 13 है, यानी सभी संख्याएं 13 के पहाड़े वाली ही होंगी। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 इंटू 4 52। 169 क्यों नहीं ले सकते? है ना, फिर वही बात है, काला अक्षर किसके बराबर? जब मैं बोल रहा हूं कि यहां लिखा है कि सारी संख्याएं 60 से छोटी होनी चाहिए, 169 कहां से ले लोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप नंबर 6 है और ये एक बड़ा ही स्पेशल केस है जो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। एक है आपके पास 3 की पावर 45 माइनस 1 और एक आपके पास है 3 की पावर 35 माइनस 1 और आपको बताना है इन दोनों का HCF। ठीक है, अगर HCF बोला है तो HCF लेंगे, LCM बोला है LCM लेंगे। किसका? घात का। इसकी घात देखो। ठीक है, तो आप 45 और 35 का HCF मुझे जल्दी से बता दो, HCF बता दो जल्दी से। एलसीएम बोलते तो एलसीएम लेते, एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ लेंगे। सिंपल बात है ना? दोनों में सबसे बड़ी संख्या होगी 5। 5 वो बड़ी संख्या है, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45 और 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो 5 हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेने के लिए अगला कदम होता है कि 3 की पावर 5 ले लीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। जो एचसीएफ है उसको उठा के रख दो -1। 3 की घात 5 कही है, 3 की घात 5 क्या होता है? 3 3 तिया 9, 27 81 243, 243। इसमें से 1 माइनस करिए
सो योर फाइनल आंसर विल बी 242। यही इसका तरीका है, सबसे सिंपल मेथड है। ओके भाई, ठीक है। हमेशा घात का एचसीएफ लिया, उसको रख दिया इनके ऊपर, और हमेशा एक घटाना है। आंसर आ जाएगा आपका 242। दिस इज द मेथड जो आपको याद रखनी है। चलिए, दो संख्याओं का योग 15 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 18 है। उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? और ये दुनिया का फिर से बड़ा ही आसान सवाल है। भाई दो संख्या है, कोई भी संख्या ले लो कि भाई एक x से एक y है, और दोनों का योग कितना है? 15 है। उनका HCF और LCM क्या होता है? तो वो है 3 और 18। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक नियम पता है कि नहीं पता है कि किसी भी दो संख्या का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है? यह नियम पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो याद रखना, किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलो यहां पे मैं ए और बी लिख देता हूं जो इससे कनेक्ट करेगा। दोनों संख्याओं का योग 15 है, एलसीएम एचसीएफ दिए हुए हैं, व्युत्क्रम का योग। अब देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि भाई ए को भी उल्टा कर दो और बी को भी उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। ये बोला है आपसे कि 1/a और 1/b की वैल्यू बताओ। भाई पहले तो मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। उसके बाद 1/a और 1/b को सॉल्व करना पड़ेगा, है या ना? तो देखना जरा क्या करेंगे हम। 1/a और 1/b, तो 1/a और 1/b का एलसीएम कितना आएगा? a इंटू बी। ये b इधर जाएगा, a इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो भाई अगर आपको इसकी वैल्यू बताना है तो उससे अच्छा है इसकी वैल्यू बताओ। क्या आपको दोनों संख्याओं का योग पता है? तो आप कहेंगे हां 15 है। क्या आपको दोनों का गुणनफल पता है? तो जो दोनों का गुणनफल है वही उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, तो वो आ जाएगा 3 और 18। ठीक है, 3 से कटेगा, ये 18 तिया 54 है ना? 3 से कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा आपका 5/18। आंसर आ गया आपका 5/18। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, उल्टा करके जोड़ो। 1/a में 1/b जोड़ो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? a इंटू बी। बी उधर जाएगा, a इधर आएगा, तो a प्लस बी। तो कभी भी व्युत्क्रम बोले तो मेहनत करना नहीं है, a इंटू बी। जो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो मैंने यहां पे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दिया, क्योंकि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है वही ए और बी के बराबर होगा। और a प्लस बी दोनों संख्याओं का योग पहले से 15 दिया हुआ है, तो 3 से हमने उड़ा दिया इसको 5 बार, 5/18। ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी व्युत्क्रम वाले सवालों में संख्या पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही आंसर आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य 2 और 72 है। कोई दो संख्या है, इनका एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है 72, और एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ 2 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है। देखो यहां पे आपको दो संख्या माननी पड़ेगी, एक संख्या बड़ी तो एक संख्या छोटी। क्या बोल रहे हैं? बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक। छोटी संख्या, तो जैसे छोटी संख्या को x मान लो, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। अगर मैं छोटी संख्या को x मानता हूं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी?
उसके दुगने से 2 अधिक हो जाएगी। ठीक है, यानी 2x+2। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ओके भाई, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे, मैं आपसे कोई भी बात पूछूं, चलो मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? या फिर एक काम करो, वही करो, दोनों संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। भाई एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 2x+2, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो वो होगा 2 और 72। किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है ना? क्लियर है बात? दो संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज सोच रहा हूं कि अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें तो सोचो, ये x को मैंने छेड़ा नहीं, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? x+1। और 2 मेरे दिमाग में क्यों आया कॉमन लेने का? ताकि ये कट जाए। ठीक है, अब अगर ये कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? यहां पे बचेगा x, यहां पे बचेगा x+1, और यहां पे 2 गया तो बचेगा आपके पास 72। अब इसके आगे आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है द्विघात समीकरण बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और नहीं ऐसी संख्या, 2 लगातार संख्याएं सोचिए भाई, एक एक से एक x ज्यादा है, ऐसी 2 लगातार संख्या सोचो जिनका गुणा करने पे 72 आता हो। तो आप तत्काल क्या कहेंगे पता है? सर 8 और 9 ले लो। भाई 8, 8 और 1 9, और 8 और 9 कितना होता है? 72 होता है। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है? 8 है। x की वैल्यू अगर 8 है तो छोटी संख्या ही पूछी है, आंसर ही आ गया आपका। आया? हाँ, ठीक है ना? x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, 8 आपका आंसर आ गया, बात खत्म। एक बार और बता देता हूं, बड़ी जो संख्या है छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा, छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा, दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा और ये दोनों संख्याओं का गुणा, है ना? यहां पे 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, x+1 हो गया, बराबर में 72 हो गया, 8 और 9 72 हो गया। सोचो 8 और 9, x और x+1 एक का अंतर होना चाहिए, तो 8 और 1 9 हो गया। तो एक संख्या 8 है, एक 9 है, तो x की वैल्यू 8 है, x हमने छोटी संख्या मानी थी, तो आपका आंसर क्या माना जाएगा? 8। ओके, चलिए, दो संख्याओं का महत्तम, प्रश्न को देख के डरना मत, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? दिखने में बड़ा है, उस पे जाओ मत। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एलसीएम का 20वां हिस्सा है। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम अगर 20 है तो एचसीएफ 1 है, 20 से 1 है। ठीक है, ओके। एक संख्या 96 से, और इन्होंने कहा है कि लघुत्तम महत्तम का अंतर इतना है। इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 19 का अंतर है, जबकि रियल में अंतर कितने का है? 456 का। तो 19 दूनी 38 है ना, और 19 इंटू 4 76, तो एक की वैल्यू 24 आ गई। आपसे कहा है दूसरी संख्या बताइए, तो मैं एक नियम बचपन से पढ़ रहा हूं और आपको भी पढ़ा रहा हूं कि किसी भी दो संख्या का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। भाई अगर एक की वैल्यू 24 है तो एचसीएफ 24 माना जाएगा,
और एलसीएम 24 का दुगना 48 माना जाएगा। एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? खत्म। क्या मामला समझ में आया आपको? अगर एक बराबर 24 है तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48। एलसीएम एचसीएफ एक संख्या 96 है, तो दूसरी क्या होगी? तो मुझे पता है कि ये 96 का कितना है, 5 गुना है, तो 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 120। खत्म। 120 इज द राइट आंसर। क्लियर? था कि नहीं था आसान? ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का 1/20 है, ये 20 है तो 1 है, दोनों में अंतर है 19 का, जबकि 456 का। 19 दूनी 19 चौक। बस वैल्यू पुटिंग करा और खत्म कर दिया सवाल को हमने। चलिए, टाइप नंबर 8 बढ़िया घंटी वाला सवाल है। सुबह 9:05 सुबह 9 बजे 5 घंटियां एक साथ बजी। एक साथ शुरू होती है, मतलब एक हर 12 सेकंड में, एक हर 18 सेकंड में, एक हर 24 सेकंड में, एक हर 36 सेकंड में और एक हर 45 सेकंड में। किस समय घंटियां एक साथ बजेंगी? एसएससी जीडी का सवाल है। और ऐसे सवालों में आप हमेशा क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। जल्दी से मुझे बताइए एलसीएम क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। इनका आप हमेशा एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही क्यों लेंगे? एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें सब का भाग जाए। भाई सारी घंटियां बजेंगी तो एक ना एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब सब एक साथ बजेंगी। हमें वही समय पता लगाना है ना? तो एलसीएम आप इनका लेंगे 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 18 और 45। ठीक है। अगर यहां पे आप देखते हो 45, 90, 9 चौक 36, 360 आ रहा होगा। क्योंकि ये सब सेकंड में है तो 360 भी क्या आएगा? सेकंड आएगा। अब 360 सेकंड को अगर मैं 60 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा प्रत्येक 6 मिनट। क्या आ जाएगा? प्रत्येक 6 मिनट। हर 6 मिनट के बाद जो है इनका एक साथ बजना होगा, है या ना? तो अगर आखिरी बार ये 9 बजे बजी थी तो अगली बार 6 मिनट बाद, यानी 9:06 पे, 9:06 पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? है ना? हर 6 मिनट पे। इसके बाद कब? 9:12, उसके बाद 9:18। हर 6-6 मिनट में उनका एक साथ बजना एकदम तय है। 6 घंटियों ने एक साथ बजना चालू करा। एक हर 4 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 18 में और 20 में एक साथ बजना शुरू होती है। 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो भाई आप इनका फिर से क्या लेंगे? आप इनका फिर से एलसीएम लेंगे, है ना? तो जल्दी से बताइए ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, ठीक है। 6 बार नहीं, 6 मिनट माना जाएगा वो ना। हाँ। 18, 20, 12, 4, 8।
फिर से 360 ही आ रहा है क्या भाई? 240 होगा लेकिन 18 दिक्कत देगा, है ना? 360 ही आएगा क्योंकि ये सेकंड में है, तो 360 सेकंड, 60 का भाग दोगे तो फिर आ जाएगा ये हर 6 मिनट में। हर 6 मिनट में एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार? अगर प्रत्येक 6 मिनट में, तो 30 मिनट में कितनी बार? तो आंसर आएगा 5 बार। 30 मिनट में कितनी बार इनका एक साथ बजना होगा? तो आंसर आएगा 5 बार। ओके, चलिए, काफी इजी था। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से विभाजित है? भाई मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 8 का भाग भी जाए, 15 का भाग भी जाए, 20 का भाग भी जाए। और एक और बात बोली है, सबसे छोटा वर्ग, है ना, मतलब वो किसी ना किसी का वर्ग भी होना चाहिए, ऐसा भी आपसे कहा गया है। दिमाग मत लगाइए, इसका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम क्या होगा सोचिए, है ना? इनका एलसीएम क्या हो सकता है? 8, 15 और 20 का। तो आप कहेंगे सर 8, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 120। मतलब जो भी आंसर आएगा ना, वो 120 के पहाड़े में आएगा, 120 के मल्टीपल में आएगा, है ना? तो आंसर 120 के पहाड़े में ही आएगा, है ना? 120 के पहाड़े में ही आएगा। 120 के पहाड़े में ये दोनों संख्या नहीं आती। 120 के पहाड़े में 6400 नहीं आएगा, 1600 नहीं आएगा, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। 120 के पहाड़े में 3600 भी आएगा, 14400 भी आएगा, लेकिन सबसे छोटा बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, वेरी गुड। चले आगे। 12, 25 और 18 से होने वाली विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 12, 25 और 18 से भाग जाने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो पहले आप वही करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 12, 25 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? तो भाई 12 और 18 का तो 36 हो जाएगा, है ना? और 36 और 25 में कुछ कॉमन होगा नहीं। 12, 18, 36, 36 और 25 कितना आ जाएगा? 900। तो जो भी आंसर आएगा वो 900 के मल्टीपल में आएगा। भाई एलसीएम हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम के पहाड़े में चलेगा, है ना? तो इनका एलसीएम ही 900 है, तो 900 से और बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 होगी। जो भी आंसर आएगा वो 900, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 इंटू 4 36, ऐसे चलेगा, है ना? तो सबसे छोटी संख्या 900 होगी। अब 900 खुद 3 अंकों की संख्या है, उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो 4 अंक की संख्या चालू हो जाएगी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 900 और 4 अंक की, सॉरी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 900 और 4 अंक पे जाओगे तो सबसे छोटी संख्या आएगी 1800। और आपसे पूछा गया है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 900। कई लोगों ने एलसीएम निकाल के आंसर 900 दे दिया, वो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि अंतर भी 900 का ही आ रहा है। क्लियर है भाई सभी को? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 900, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1800। सबसे छोटा भाई ये फर्स्ट है और यहां से 4 अंक शुरू होंगे, तो 4 अंक का पहला नंबर ही 1800 है, तो वही सबसे छोटा माना जाएगा। दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? दोनों में अंतर हो जाएगा 900 का। डन। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त। यहां पे हम अभी पीडीएफ जस्ट 2 मिनट में पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं,
तो टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे 10 दिन का अभियान यहां पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि 10 क्लासेस में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। कैसा लगा आप मुझे सेशन एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे अगले 10 दिनों का शेड्यूल शेयर करूंगा। मैं आज बना नहीं पाया, थोड़ा बिजी होने के कारण। मैं अगले 10 दिन का शेड्यूल लॉन्च करूंगा और अगले 10 दिन हम क्या पढ़ेंगे इसी प्रकार मैं आपको शेयर करूंगा। तो यही टाइप वाइज बेसिक के साथ साथ सारी चीजों को हम सीखेंगे। तो अगले 10 दिन का शेड्यूल बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आपको फिर मैं बता दूं कि 26 फरवरी से रेलवे का फाउंडेशन बैच यानी अमृत बैच चालू हो रहा है, जिसकी फीस ओनली 799 है, जिसमें आपको 11 शिक्षक मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, बेसिक लेवल से, है ना, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और ये बैच आपको रेलवे की हर परीक्षा के लिए काम आएगा, हर परीक्षा के लिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसके साथ मेरा मैथ्स का कोर्स भी आपको फ्री मिल जाए, जो कि मैथ्स का भी स्पेशल बैच। इसमें तो आपको मैथ्स मिलेगा, इसमें आपको वैभव सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा मैथ्स का फाउंडेशन भी आपका चाहिए, तो जस्ट आपको 999 में पूरा रेलवे फाउंडेशन, पूरा मैथ्स फाउंडेशन मिल जाएगा सारी सुविधाओं के साथ। एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 26 फरवरी से नए बैच होंगे, आप उनमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। और केवल मैथ्स का अगर आपको मेरा बैच लेना है तो नया बैच 499 में आपको मिल जाएगा, जो कब से चालू हो रहा है, ये भी 26 फरवरी से चालू हो रहा है ना। पर आप चाहते हो कि सर 2024 में रेलवे का हमारा अच्छा बेस बन जाए, तो क्या करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा मैथ्स और रेलवे फाउंडेशन ले लो, ज्यादा फायदा आपको इसमें है ना। बाकी हमारी टीम है, आप जानते ही हैं, बाकी हमारी किताबें हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, बहुत अच्छी किताबें जो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं और विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक करिएगा। 10 दिन की सीरीज में क्या फायदा हुआ, कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले 10 दिनों का शेड्यूल मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और बाकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ फिलहाल मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।